Good morning, students. In last class, we have covered chapter 2, in which we have studied about the accounting terms. तो हमारा लास्ट टॉपिक था लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ क्या बताया था मैंने आपको कि लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट है जो हम बाहर से बोरो करते हैं फॉर आवर फर्म. ठीक है, अपनी फर्म के लिए हम पैसा बाहर से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं. ठीक है, तो उस बोरो टर्म को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज़. तो ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये 2 टाइप्स की मैंने बताई थी आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या बोलती हैं कि जो हमारा पार्टनर, जो हमारा फर्म का ऑनर है, वो भी एक तरह से फर्म को क्या देता है, कैपिटल. तो एक तरह से कैपिटल भी हमारा क्या माना जाता है, लाइबिलिटी. क्योंकि इन फ्यूचर जब भी बिज़नेस बंद किया जाएगा तो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल उस ऑनर की बनती है ना, तो वो हमें वापस देनी होती है. तो इस केस में इसको भी क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़. तो इसका भी टर्म लाइबिलिटी ही रहेगा. ठीक है, बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इसे चुकाना है, ये लाइफ टाइम कंपनी के साथ बनी रहती है. ठीक है, बाकी इसको जिस टर्म के अंदर रखा जाता है उसको भी लाइबिलिटी ही बोला जाता है. ओन कैपिटल, जो आप खुद की कैपिटल बिजनेस में लगाते हो. उसके बाद है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. इंटरनल मीन्स ओनर ने जो लगाई, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आई. ठीक है, बाहर से आई मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है, देखिए. इंटरनल लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखिए. ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोपराइटर और ऑनर्स आर द इंटरनल लाइबिलिटी. मतलब आप जो पैसा आपके ऑनर और प्रोपराइटर ने लगाया है बिजनेस के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटीज़. इसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है, जो ऑल द अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. जो पैसा हमें बाहर के लोगों से लिया हुआ था और उसे चुकाना पड़ सकता है, हैज़ टू पे, उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. इसके अंदर आते हैं क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स एक्सेट्रा. ये सारी टर्म्स अभी बात कर रही हूँ मैं आपसे. लाइबिलिटीज़ में बी फर्दर क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ फर्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़. फर्स्ट देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट मतलब होता है चालू. ठीक है, एक तो ये वर्ड हमारा जो हमने इससे पहले हो सकता है मैं भी सुन रखा हो. 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली जो पब्लिक मेंटेन करती है बैंक्स के पास. एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है बैंक अकाउंट. नॉर्मल पब्लिक का जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग. और जो करंट मीन्स क्या होता है, करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन ओपन करता है अपने बिजनेस के लिए. सेविंग अकाउंट में डे टू डे बेसिस पे आप कैश ऐड और निकाल नहीं सकते अपने अकाउंट से. बट ऑन करंट अकाउंट आप दिन में चाहे 36 टाइम्स भी आप जाओगे बैंक में विड्रॉन करने और कैश को ऐड करने, तो ये आपको अलाउड होता है इन करंट अकाउंट्स. ऐसा क्यों, क्योंकि ये बैंक जो मेंटेन करते हैं, ये करते हैं बिजनेसमैन बैंक के पास ना. तो बिज़नेस के साथ तो पूरे दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं और 1000 ट्रांजेक्शन्स भी. तो बैंक करंट अकाउंट के थ्रू बिजनेसमैन को अलाउ करता है कि आप कभी भी आएँ और कभी भी जा सकते हैं. इवन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आपको अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बैंक अलाउड कर रखता है. मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 1 लाख रुपीज़ तक, आप नेगेटिव बैलेंस भी जा सकते हैं. मान लीजिए, इसका मीन्स क्या हुआ, आपके पास बैंक में 0 रुपीज़ है और उसके बाद भी आपको कहीं पेमेंट करना है तो आप 1 लाख रुपये बैंक से इमीडिएट बेसिस पे लोन ले सकते हैं. ठीक है, तो इस मीन्स आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा उस केस में, माइनस. तो ये आपकी जो सिचुएशन होती है वो होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आपका पैसा माइनस में होता है बैंक के अंदर. ठीक है, ये किसको मिलती है फैसिलिटी, एक बिजनेसमैन को, एक ऑनर को ही मिलती है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ द लोन. ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, करंट लाइबिलिटीज़ मतलब करंट में जो 1 ईयर तक आपको पेमेंट करनी होती है डे टू डे बेसिस पर. इसमें अप एंड डाउन आता है और साल मिनिमम 1 ईयर तक का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है इसके अंदर जो हमें पे करनी होती है. तो इसमें देखिए, दीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर मतलब विद इन 1 ईयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है और उनको पेमेंट देनी होती है. शॉर्ट टर्म लोन्स, जो मैंने अभी आपसे बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की थी, उसको हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं अब उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी. बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ द फैसिलिटी विच इज़
टेकन बाय द ऑनर फ्रॉम द बैंक, ठीक है, जिसमें आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो माइनस में जाता है, क्लियर, मीन्स लोन शो करता है, क्लियर। उसके बाद देखिए नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होती है 1 ईयर के लिए और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है मोर देन 1 ईयर के लिए। तो ये इसको आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ मीन्स रेफर्स टू दोज फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जो लंबे समय तक के लिए हम उसकी पेमेंट को रोक सकते हैं, लंबे समय के बाद करनी होती है जिसकी पेमेंट, उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स। इसका एग्जाम्पल है आपके पास, मान लेते हैं हमने 5 ईयर्स के लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया है, तो उस लोन को क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास लाइबिलिटी के बाद जो दूसरी टर्म आती है वो है असेट्स। असेट्स मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया था। असेट्स क्या होती है, एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। आपके पोजीशन में क्या चीज़ है जो मंथली अमाउंट आपके पेरेंट्स आपको देते हैं खर्च करने के लिए, तो मान लेते हैं 1000 रुपीज़ आपको मंथली वो पॉकेट मनी देते हैं, तो आपके पोजीशन में क्या है वो 1000 रुपीज़ ना, तो वो क्या है आपकी असेट, ठीक है। अब वो 1000 रुपीज़ ऐसे हैं जो आएंगे और जाएंगे, तो उसको बोलेंगे करंट असेट्स, स्मॉल पार्ट, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि फादर ने आपको साइकिल परचेज़ करके दे दी, ठीक है, तो साइकिल आपकी क्या हो गई, जिस साइकिल से आप उस साइकिल को यूज़ करते हो स्कूल आने जाने में, और वो अब आपकी परमानेंट असेट है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपके साथ रहेगी वो, तो इसको बोलेंगे आपकी लॉन्ग टर्म असेट या नॉन करंट असेट। और करंट असेट हो गई जो कैश आपके फादर आपको मंथली बेसिस पे आपको देते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे करंट असेट। अब देखिए एक बार उसी चीज़ को आप इधर देखिए एक बार, अगर बिज़नेस में जो असेट्स आपने बिज़नेस को चलाने के लिए ख़रीदी हुई हैं, जो आपने अपने खुद के पैसे से ख़रीदी हैं, प्रॉपर्टी खुद का पैसा या फिर जो भी है बाहर का पैसा, जो मतलब कंपनी का पैसा कह सकते हो आप, जो फॉर्म में लगा हुआ है, मे बी फ्रॉम द आउटसाइडर्स और मे बी फ्रॉम द इंटरनल लाइबिलिटीज़, ठीक है, या फिर इंटरनल प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गई आपकी वो प्रॉपर्टी है जो बिज़नेस में ख़रीदी गई है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। ये लाइन क्या कह रहा है, जिस तरीके से हमारे पास क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पेमेंट देनी है, इसी तरीके से जब हमने सेल किया होगा तो हमारे कस्टमर्स भी क्रेडिट पे लेके गए थे और हमें पैसा नहीं दे के गए थे, तो और इन फ्यूचर देंगे वो भी हमें पैसा, तो वो जो अमाउंट हमारा फर्म का मनी जो अदर्स पे ड्यू है उन्हें क्या बोलेंगे, डेटर्स, उनके लिए वर्ड यूज़ करा जाएगा डेटर्स, ठीक है। तो हमारा पैसा दूसरों पे उधार है, तो जब भी वो हमारे पास आना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे पास आएगा, ठीक है, तो जो आने वाला है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ड्यू टू अदर्स, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए असेट है, हमारा कैश, ठीक है। नेक्स्ट, असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स द राइट ऑफ विच आर owned or controlled by an organization, OWNED, owned or controlled by an organization or individual। मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और हमारी हैं, ओन्ड, OWED मतलब ओन्ड हमारी हैं, और जो किसके पोजीशन में है, ऑर्गेनाइजेशन के या सिंगल पर्सन के, उनको क्या बोला जाता है, असेट्स। असेट्स are of two types, non-current assets and current assets। Non-current assets, these refers to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services and are not meant for sale, like land and building, plant and machinery, computer, furniture, etc। क्या बोल रहे हैं, नॉन करंट असेट्स एक तरह से कौन सी असेट्स होती हैं, फिक्स असेट्स, इसका आप दूसरा नेम रख सकते हैं यहाँ पर, तो फिक्स असेट्स कौन सी होती हैं, जो हमारे बिजनेस में हमेशा हमारे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था साइकिल, ठीक है, तो वो साइकिल हमारे लिए रेगुलर बेसिस पे हमारे काम आती है आने जाने के लिए, और वो हमारे पास लॉन्ग टाइम तक रहती है।
तो जो चीज़ लॉन्ग टाइम तक रहती है और हमारे बिज़नेस के लिए काम आती है, जो हमारे पोजीशन में है, हमारी है, तो उसको क्या बोलते हैं, असेट्स, वो भी लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। तो बिज़नेस में प्लांट एंड मशीनरी किस लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर किस लिए चाहिए होता है, अकाउंटिंग करने के लिए, और भी अदर परचेज, अदर स्टोर्स डिपार्टमेंट भी मेंटेन करते हैं इसको। लैंड एंड बिल्डिंग, जहाँ पे हमारा प्लांट एंड मशीनरी हमने रखना है, ठीक है, और फर्नीचर हम यूज़ करते हैं बिज़नेस के लिए। नाउ करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मेंट फॉर सेल, मीन्स आपने गुड्स परचेज किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग। यहाँ पर जो करंट असेट है वो हम एक बार ख़रीदते हैं और हमारे बिज़नेस में फॉर एवर बनी रहती हैं, जिसको सिर्फ हम कब सेल करते हैं, जब वो ख़राब हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो मीन्स उनको हम सेल पर्पज़ के लिए नहीं खरीदते। अगर हमने उनको सेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा है तो वो करंट असेट्स में आएंगी। मान लेते हैं हमारा फर्नीचर का बिज़नेस है और हम फर्नीचर ख़रीद के लाते हैं और उनको सेल करते हैं, तो उस केस में जो फर्नीचर हमारे ऑफिस में रखा जाएगा वो तो हमारी असेट है, बट जो फर्नीचर, टेबल, चेयर, बेड, ड्रेसिंग और अदर जो भी आइटम्स होते हैं फर्नीचर शॉप के, वो सब हमारे लिए क्या हैं, हमारे गुड्स। तो वो करंट असेट्स हैं, वो हमने किस लिए ख़रीदे हैं, रीसेल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो और उनका क्या हुआ, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर इन कैश। तो ऐसे आइटम्स को क्या बोलेंगे, डेटर्स और स्टॉक। स्टॉक वो जिसमें हम गुड्स डील कर रहे हैं, और डेटर्स जिनसे हमारा पैसा आना होता है ड्यू कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंसेस वो अमाउंट होता है जो हमें बिज़नेस को चलाते टाइम जो हमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ द कॉस्ट, ऐसी लागत जो हमारी इंकर्ड होती है प्रोड्यूस करने में गुड्स को या फिर सेल करने में गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ऐसे अमाउंट को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। मीन्स अमाउंट पेड फॉर रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट या डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। इस टर्म को हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो खर्चे हैं हमारे पास, ये क्या हुए, हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स को सेल करने तक, मान लेते हैं 100 रुपीज़ में हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और 80 रुपीज़ तक हमने उस पर जितने भी खर्चे लगाए उसकी पूरी कॉस्ट को क्या बोलेंगे, 80 रुपीज़ को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल करने तक की जितनी भी कॉस्ट हमें अकर हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 9th, इनकम। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल इज़ रिवेन्यू। जो हम बिज़नेस में सेल करते हैं, हमारी डे टू डे की जो सेल होती है उसको बोलते हैं रिवेन्यू टर्म, और जो हमने खर्चे किए उसको बोलते हैं टोटल, जो भी हमने एक्सपेंस किए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास इनकम क्या होगा, जो हमने सेल और एक्सपेंस के बीच में जो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम। सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्लियर, मीन्स 100 रुपीज़ की सेल, 80 रुपीज़ का एक्सपेंस, तो 20 रुपीज़ की क्या हो गई, इनकम या प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट, परचेजेस। परचेज मतलब उस गुड्स को खरीदना जो हमारा रीसेल पर्पस के लिए होता है। द टर्म परचेज इज़ यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है। क्लियर, तो उसको खरीदने को हम क्या बोलते हैं, परचेजेस। सिर्फ ये गुड्स के कंटेक्स्ट में यूज़ होगा, गुड्स वो आइटम जिसको हम अभी रीसेल करेंगे या फिर ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। सेल्स, सेल्स क्या हो गई, इसी आइटम को बेचने को हम सेल्स बोलते हैं। इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। मीन्स हमने उस जो प्रोडक्ट था, अगर इसे रेडी टू यूज़ है या हमारा लाए हैं और बेचना है, ओके, अनलेस नहीं तो बना के बेचना है, तो ऐसे केसेस में हम ये गुड्स पहले तो जब हमने परचेज़ किया तो उसकी ऑनरशिप हमारे हाथ में थी, बट जब हम सेल करेंगे तो उसकी ऑनरशिप हमें दूसरे को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ मीन्स सेल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, बाकी टॉपिक हम कर लेते हैं। थैंक यू।